सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हम सबके प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं सोमरफेल्ड्स एटॉमिक मॉडल। सुबह के बज रहे हैं 5, बारिश हो रही है झमाझम और हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे बोर्स एटॉमिक मॉडल में कमियां निकाली गई और सोमरफेल्ड ने उन्हें सही करने की कैसे कैसे तरीके ढूंढे। सोमरफेल्ड ने कौन कौन से कॉन्सेप्ट लाए थे? देखिए, दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला जो था वो था कि कॉन्सेप्ट ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट, यानी ऑर्बिट जो है वो मोर जनरली एलिप्टिकल है, जिसे आज के लेक्चर में हम लगभग कवर कर लेंगे, ठीक है। और दूसरा था कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मास, यानी मास जो है आपका इलेक्ट्रॉन का वो आप नॉर्मल नहीं रखिए, उसको रिलेटिव मास रखिए, तब जाके आपका शायद फाइन स्ट्रक्चर सही से एक्सप्लेन हो पाएगा, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स हैं सोमरफेल्ड में और इन्हें ही हम बारी बारी से अलग अलग वीडियोस में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि बोर मॉडल में क्या कमियां रह गई थी जो कि सोमरफेल्ड मॉडल को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो हेडिंग होगी हमारी डीमेरिट्स ऑफ बोर्स मॉडल। देखिए, जैसा कि आपको बताया गया है कि बोर की थियरी जो है उसको एप्लीकेबल वहीं पर है जब आप हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि H है, 1H1 है, या आप 1H2 यूज कर लीजिए, ठीक है, 1H3 यूज कर लीजिए, He प्लस कर लीजिए, Li2 प्लस कर लीजिए, और इस तरह के जो एटम्स हैं आप इनके लिए यूज कर सकते हैं बोर की थियरी, ठीक। आप कहाँ यूज नहीं कर सकते? आप सोडियम एटम के लिए यूज नहीं कर सकते, आप पोटेशियम या कैल्शियम के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है। एक आता है, जैसे इन एटम्स को क्या कहते हैं? इन्हें बोलते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम्स, ठीक है। तो डोंट बी कंफ्यूज कि हाइड्रोजन लाइक का मतलब हुआ कि आपके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक। आउटर मोस्ट में तो एक है ही, पर पूरे एटम के पास एज अ होल सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन लाइक का मतलब क्या? ओनली वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जबकि सोडियम के पास क्या है? अगर आप सोडियम की बात कीजिएगा तो इसके पास अंदर है 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सोडियम है, अंदर इसके 10 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर है 8, इसके बाहर है, ठीक है, 8 होंगे, और फिर उसके बाद एक है। तो आउटर मोस्ट में तो एक इलेक्ट्रॉन है, 8 इसके अंदर है ना, कुछ होंगे इस तरीके से। आउटर मोस्ट में एक है, सो व्हाई डोंट वी एक्सप्लेन, वी कैटेगराइज इट लाइक हाइड्रोजन लाइक एटम्स? नहीं कर सकते। इसके पीछे कारण ये है कि जब इनकी स्टडी की गई तो ये पाया गया कि यहाँ पर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनके बीच, इन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूक्लियस है, इनके बीच अलग अलग तरह के इंटरेक्शंस होते हैं जिन्हें हमको आगे पढ़ना है। जैसे कि हम इनको नाम दे देते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन, जिसमें आप पढ़ सकते हैं स्पिन ऑर्बिट ऑर्बिट इंटरेक्शन होता है, एक ऑर्बिट ऑर्बिट और स्पिन स्पिन, ठीक है। फिर ये स्पिन और ऑर्बिट दोनों मिलके स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें बाद की बात है, पर फिलहाल सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स अगर चल रहे हैं तो वो इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे से, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, और अगर वो फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा आपका, इनका कुछ जो रिजल्टिंग फोर्स है वो चेंज हो जाएगा। बिल्कुल उस तरीके से नहीं होगा जैसा कि आप सिंपली लिख ले रहे थे बोर्स थ्योरी में, ठीक है। सो दिस वाज
सम डिफिकल्टी, इसीलिए हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हम सिर्फ और सिर्फ इस तरह के एटम्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये पहली डिमेरिट है। ठीक, इसे अगर नोट डाउन करना है तो कीजिए, वैसे मैं लिखूंगा अभी। ठीक है, अगली चीज क्या है? अगली चीज ये है कि जब हमने अभी तक स्पेक्ट्रम देखा था तो वो स्पेक्ट्रम कुछ एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखता था। ठीक है, स्ट्रेट लाइन की तरह स्पेक्ट्रम दिखता था। हालांकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये बिल्कुल, अगर आप इसको ग्राफिकली देखेंगे तो ये कर्व है जो इस तरीके का है। ठीक है, इस तरीके का। रिजॉल्विंग पावर जब आपने पढ़ा था तो रिजॉल्विंग पावर में मैंने आपको बताया था कि एक स्पेक्ट्रल लाइन इस तरीके की दिखती है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके का आपका एक स्पेक्ट्रम दिख रहा है, एक स्पेक्ट्रल लाइन दिख रही है। पर जब हमने रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज किया, ठीक, हमने रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज किया तो क्या हुआ कि ये एक लाइन ऐसा लगा कि ये कई और लाइन से मिलकर बना है। सिंप्लिसिटी के लिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ दो लाइन दिखाता हूं कि किस तरीके से दिखा हमें देखिए ये चीज कुछ ऐसी, थोड़ा सा और इसको जूम इन किए, है ना, और थोड़ा सा और इसका MP मेगापिक्सल बढ़ा दिए। ठीक है, तब देखें कि ये तो एक लाइन नहीं है, ये असल में दो लाइन से मिलकर बना है, 2 3 4 इस तरीके के लाइन से मिलकर बना हुआ है। दिस स्पेक्ट्रम इज नोन एज, ऐसा नहीं है, जब जैसे ही रिजॉल्विंग पावर बढ़ाए तो जो स्पेक्ट्रम दिखा उस स्पेक्ट्रम को हम क्या कहें? उस स्पेक्ट्रम को कहें फाइन स्पेक्ट्रम। क्या कहें? फाइन स्पेक्ट्रम। ठीक, इसी नाम को लेकर एक और चीज कहा जाता है कि इसके करस्पॉन्डिंग जब हम किसी एटम का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करते हैं कि इस तरह के स्पेक्ट्रम को दिखाने के लिए एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो उस स्ट्रक्चर को क्या कह देते हैं? फाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो नाम से कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये फाइन स्पेक्ट्रम है। जब जैसे ही हमने रिजॉल्विंग पावर को क्या किया? इंक्रीज किया, तो क्या हो गया? हमको फाइन स्पेक्ट्रम दिखने लगा और उसके करस्पॉन्डिंग जो एटम का स्ट्रक्चर था उसी को हमने क्या कह दिया? फाइन स्ट्रक्चर कह दिया। ठीक है, तो फिर अब हम मिटाते हैं, इसको शब्दों में लिखते हैं। यहां में देखिए डिमेरिट्स ऑफ बोर्ड मॉडल। सबसे पहली डिमेरिट आपको क्या बताई मैंने कि दिस मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स। ठीक है, और दूसरी जो डिमेरिट है वो आप क्या कहेंगे कि बोर्ड्स मॉडल was unable to explain fine structure of atom. Bohr's model was unable to explain fine structure of atom. देखिए और भी कई सारे पॉइंट्स लोग दिखाते हैं, लिख देते हैं, लेकिन बेसिकली आप दो पॉइंट्स ही याद रखिए ताकि एकदम ये इंक्लूड कर लेता है बाकी सारी चीज़ें, तो ये ही सफिशिएंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सोमरफेल्ड मॉडल क्या है, कैसे आया, है ना, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करते हैं। चलिए देखिए सोमरफेल्ड मॉडल जो है, सोमरफेल्ड मॉडल
के साथ साथ एक और मॉडल था साथ में, विल्सन एक साइंटिस्ट थे और सोमरफेल्ड दूसरे। ये दोनों लोगों ने इंडिपेंडेंटली काम किया और लगभग सेम कंक्लूजन पर पहुंचे। देखिए बोर थ्योरी क्या कहती है? बोर थ्योरी कहती है कि आप प्लेनेटरी मोशन ही लिए हैं और बीच में आपका न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। लेकिन जब सोमरफेल्ड ने केपलर्स थ्योरी पढ़ी तो उन्होंने देखा कि असल में सर्कुलर मोशन तो हमारा पुराना कॉन्सेप्ट है। केपलर्स थ्योरी तो आप जानते हैं कि वो एलिप्टिकल ऑर्बिट की बात करती है, सर्कुलर ऑर्बिट नहीं, एलिप्टिकल ऑर्बिट की बात करती है। तो सर्कुलर को हटाकर अगर हम एलिप्टिकल ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट लाएं तो हो सकता है कि हम फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर लें। ठीक है, सो फर्स्ट एम वाज टू एक्सप्लेन फाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट एम जो आपका था वो था कि आप दूसरे एटम्स को भी एक्सप्लेन कर लें। ठीक, उसके लिए आपका वेक्टर एटम मॉडल आया, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन आया, वो अलग कहानी। ठीक, पर अभी क्या एम है आपका? अभी एम आपका है कि आप फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट जो है आपका कि फाइन स्ट्रक्चर नहीं एक्सप्लेन हो रहा है, उसके लिए काम किया सोमरफेल्ड ने। साथ ही साथ एक और साइंटिस्ट ने काम किया, विल्सन ने। पर विल्सन ने बस एक कंक्लूजन दिया और कंक्लूजन देने के बाद सोमरफेल्ड ने उस पर थोड़ा सा और एक्सटेंशन दिया, इसीलिए हम सिर्फ सोमरफेल्ड मॉडल कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, आप जब पढ़ रहे हैं केपलर्स थ्योरी, तो केपलर्स थ्योरी कहती है कि आपका जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर न होकर सर्कुलर अच्छा है, ज्यादा अच्छा नहीं है बट ठीक है, आपका ऑर्बिट सर्कुलर नहीं है बल्कि क्या है, एलिप्टिकल है। ठीक है, आपका ऑर्बिट एलिप्टिकल है और सन कहाँ है? सन इस एलिप्स के फोकस पर है। ठीक, एलिप्स के पास कितने फोकस होते हैं? एलिप्स के पास 2 फोकस होते हैं। उल्टा बना थोड़ा, ठीक है मान लीजिए ठीक है, एलिप्स के पास कितने फोकस होते हैं? 2 फोकस होते हैं। ठीक, अब आपको थोड़ा सा पहले एलिप्स के बारे में बता देते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि सोमरफेल्ड के एटॉमिक मॉडल में कहा क्या गया था एग्जैक्टली। ठीक है, देखिए जब आप सर्कुलर मोशन करते हैं तो सर्कुलर मोशन में एक ही वेरिएबल आपको चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि सर्कुलर मोशन को एक्सप्लेन करना है तो आपको कितने वेरिएबल्स चाहिए? सिर्फ आपको एक वेरिएबल चाहिए। कौन सा? आप r थीटा फाई यूज करें तो ये आपका रेडियल वेक्टर हो गया, सिर्फ एक चीज बदल रही है वो है एंगल। ठीक है, क्योंकि रेडियल वेक्टर जो है r, उसका डायरेक्शन बस बदल रहा है, वो वेक्टर कांस्टेंट है, तो उसका मैग्नीट्यूड उसका कांस्टेंट है, तभी तो सर्कल बन रहा है। ठीक है, क्या बदल रहा है? डायरेक्शन बदल रहा है, एंगल बदल रहा है। तो यहां पर सिर्फ एक वेरिएबल है एंगल, थीटा। ठीक है, अगर आप थीटा मानते हैं तो ये एंगल बदल रहा है, इसलिए एक वेरिएबल और एक वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग एक डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं हम कि द वेज बाय विच अ पार्टिकल कैन एक्सचेंज एनर्जी। एक पार्टिकल कितने तरीकों से, कितने इंडिपेंडेंट तरीकों से, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेज, कितने इंडिपेंडेंट तरीकों से एनर्जी का एक्सचेंज कर सकता है। ठीक है, पर यहाँ पर अगर आप नॉर्मल लेमैन की भाषा में समझना चाहें तो आप कह सकते हैं कि कितने तरीके के इंडिपेंडेंट मोशन है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर मोशन है, आप उससे निकाल सकते हैं कि कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है। यहाँ क्या है? यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक मोशन है जो कि इसका डायरेक्शन बदल रहा है, एंगल। ठीक है, तो इसके पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम? 1। ठीक, यहां पर देखिए एलिप्स में क्या कहता है, एलिप्स में ये आपका मेजर एक्सिस है, ये है आपकी माइनर एक्सिस, ये जो डिस्टेंस होती है वो होती है a, सेमी मेजर डिस्टेंस है ये b कहलाती है। रिलेशन एक और है आपका, रिलेशन है आपका b² = a² 1 -
ई स्क्वायर। ठीक है, जहां ई क्या है, ई को हम बोलते हैं एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स। ठीक है, मान लीजिए कि आपका सन, जब हम मॉडल पढ़ रहे हैं तो सन यहाँ पर है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी ओरिजिन से यहाँ सन तक, ये होती है ए ई। ठीक है, ये सेपरेशन, ये डिस्टेंस होती है ए ई। इस पॉइंट को कहते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं पेरीहेलियन। ठीक, इस पॉइंट को कहते हैं पेरीहेलियन। और इस पॉइंट को क्या कहते हैं, जो फारदेस्ट पॉइंट होता है इसको बोलते हैं एपहेलियन। ठीक, नीचे लिखते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं एपहेलियन। ठीक है, ये सारी चीजें आप जानते हैं एलिप्स में, बार बार एक बार फिर से मैंने रिपीट कर दिया है। तो अभी क्या है, जो आपका मॉडल है सोमरफेल्ड में, उन्होंने कहा कि जो आपका ऑर्बिट है वो मोर जनरली एलिप्स है न कि सर्कुलर है। ठीक है, मोर जनरली एलिप्स है न कि सर्कुलर है। ठीक, तो क्या होगा, अच्छा पहले ये तो देखिए कि ऑर्बिट का मतलब ये तो हुआ नहीं कि आपको एक लाइन मिलेगी, ठीक है, जिस पे आप चल रहे हैं। अब आपको वो जो पाथ है ये ट्रैक नहीं है, कोई रेल नहीं है, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको जैसे कोई पटरी बनी हुई है उसी पर एटम इलेक्ट्रॉन चले जा रहा है ऐसा थोड़ी होता है ना। कैसे होता है, जैसे आप सन है, अर्थ मूव कर रहा है, तो अर्थ के मोशन का एक पर्टिकुलर एलिप्टिकल डायरेक्शन है। अर्थ किसी पटरी पर थोड़ी चल रहा है ना। सो आप क्या कहते हैं इसको, असल में क्वांटम मैकेनिक्स की भाषा में आप कहेंगे तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है। ठीक, क्लाउड होता है, यानी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना होती है। तो कैसा होगा, आप कहेंगे कि न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर रीजन है, जिसको हमने डॉटेड से दिखाया है ना, ये एक सर्कुलर रीजन है। इस रीजन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है, इलेक्ट्रॉन यहां कहीं पाया जा सकता है। ठीक है, एंड दिस रीजन इज नोन एज ऑर्बिट। ऑर्बिट कोई पटरी टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अभी क्या कह रहे हैं सोमरफेल्ड कह रहे हैं कि ये जो रीजन है वो एकदम सर्कुलर हो, ये श्योर, ये मतलब जरूरी नहीं है, ये एलिप्टिकल है, मोर जनरली एलिप्टिकल है। ठीक है, एंड सर्कुलर क्या होगा, अगर आपका ए और बी बराबर हो जाएगा तो ये सर्कुलर हो जाएगा। ठीक, पर जनरली ये क्या है, ये एलिप्टिकल है। ठीक, तो सोमरफेल्ड ने ये बात तो कह दी। ठीक है, ये पाथ के बारे में हो गया। अब देखते हैं कि आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कितने हैं यहाँ पर। ठीक है, कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हैं। देखिए, अभी आप मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पर मोशन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, और ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक, जैसे सन न्यूक्लियस पे था वैसे ही फोकस पे था सन, तो उसी तरीके से अब आपका न्यूक्लियस किसी फोकस पर है। ठीक है, तो यहां पर आपका न्यूक्लियस है। अब देखिए, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को मिलाइए, रेडियल वेक्टर क्या हो गया, रेडियल वेक्टर यही हो गया। ठीक है, रेडियल वेक्टर आपका यही हो गया। देखिए, अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक जो मोशन है वो रेडियल वेक्टर के परपेंडिकुलर था हर जगह। मान लीजिए ये आपका रेडियल वेक्टर है तो मोशन इसके जस्ट परपेंडिकुलर था। ठीक, यहाँ रेडियल वेक्टर है तो मोशन इसके जस्ट परपेंडिकुलर था। ठीक है, पर यहाँ पर मोशन परपेंडिकुलर नहीं है। मोशन कहाँ है, मोशन है इस पाथ के टेंजेंट के अलाउ। इस पाथ पर एक टेंजेंट खींचिए ऐसे, देखिएगा ये टेंजेंट अगर आपने खींच दिया तो ये इस पाथ पर टेंजेंट है, यही मोशन है, असल में यही वेलोसिटी है। ठीक है, और यहाँ पर इसके अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो देखिए दो कंपोनेंट्स हैं इस वेलोसिटी के, एक किसका है, रेडियल वेक्टर के अलोंग और एक रेडियल वेक्टर के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अभी क्या है, पहली बात तो वेलोसिटी जब है जो है एलिप्टिकल मोशन में रेडियल वेक्टर के परपेंडिकुलर जरूरी नहीं है। यहां पर होगी, देखिए यहां पर क्या होगा, रेडियल वेक्टर ऐसे होगा, वेलोसिटी ऐसे होगी, परपेंडिकुलर होगी।
ठीक है, पर यहां पर जनरली नहीं हो। ठीक, अब इसका वैल्यू क्या आता है आप जानते हैं, जो वेलोसिटी का रेडियल वेक्टर के अलाउंग कंपोनेंट होता है वो होता है आर डॉट, ठीक है, आर डॉट यानी डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, और अगर मान लीजिए ये एंगल आपका फाई है, ये एंगल आपका फाई है, ठीक, तो ये कंपोनेंट क्या होगा, ये कंपोनेंट होगा आपका आर इंटू फाई डॉट, आर इंटू फाई डॉट। ठीक है, क्लियर है, आर इंटू फाई डॉट। ये चीजें आपने कब पढ़ी हैं, जब आपने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा होगा, ठीक है, मोशन पढ़ा होगा उसमें, तब जाके आपने ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। मैथमेटिक्स में तो आपने इसको एक्सटेंसिवली यूज किया है, बहुत यूज किया है ना। तो देखिए आर डॉट आर फाई डॉट, ठीक है। अब देखिए ये तो आपकी पूरी कहानी हो गई एलिप्स के बारे में। अब सोमरफेल्ड ने कहा क्या, ठीक, इसको हम लिखते जाते हैं, द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन is more generally an ellipse and circular orbit is a special case of it। ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट एक इसका स्पेशल केस है, ठीक है। और दूसरा, सोमरफेल्ड ऑल्सो proposed that all the degrees of freedom must be quantized, ठीक है, for electron in motion। ठीक है, फॉर इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल मोशन कर देंगे, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल मोशन। सर दूसरा वाला क्या लिख दिया है सर, आप क्या लिखेंगे सर? ठीक है, ये भी बताते हैं, ठीक है, कहानी है छोटी छोटी। अगर ये सारी चीजें आप समझेंगे नहीं, ठीक, समझेंगे नहीं तो क्या होगा, आप इसको रट लेंगे, रट लेंगे तो भूल जाएगा, भूल जाएगा तो मेरे पढ़ाने और आपके सॉल्यूशन या किसी और के नोट्स के पढ़ने से क्या डिफरेंस रह जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं है ना। इसलिए ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं, ठीक है। तो चलिए इसे नोट डाउन कीजिए, अभी हम इस बारे में बात करते हैं, ठीक है, इस बारे में बात करते हैं, इसे नोट डाउन कीजिए कंप्लीटली। हाँ जी, देखिए, चलिए, तो आपका पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट था कि मोशन मोर जनरली एक एलिप्टिकल मोशन होगा, एक एलिप्टिकल ऑर्बिट होगा, और सर्कुलर ऑर्बिट उसका एक स्पेशल केस होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट था कि आपके सारे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, अगर ऑर्बिटल मोशन है तो सारे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होंगे, क्वांटाइज्ड होंगे। इसमें कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, देखिए वेलोसिटी ऐसे चल रही है, इसके दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं, एक ये, और ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी कि देयर आर टू इंडिपेंडेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। यहां पर कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, 2, ठीक है। पर जब आप सर्कुलर मोशन की स्टडी कर रहे थे तो आपने क्या देखा था, सिर्फ और सिर्फ एक डिग्री ऑफ फ्रीडम, और वो कौन सा है, एंगल वाला, ठीक। तो सर्कुलर मोशन के लिए भी आपने क्वांटाइजेशन का रूल पढ़ा है, क्या था आपका, देखिए सर्कुलर मोशन में आपने पढ़ा था जो मोमेंटम क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, P इज इक्वल्स टू एम वी, L इज इक्वल्स टू एम वी आर इज इक्वल्स टू, आपने क्या पढ़ा था, NH अपॉन 2 पाई पढ़ा था, ठीक है। तो यहां पर भी एंगुलर मोमेंटम जो है, एक ही मोशन है तो एक ही मोशन के करस्पॉन्डिंग एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, क्वांटाइज्ड हो गया, ठीक है। क्वांटाइज्ड मतलब NH अपॉन 2 पाई, H के
मल्टीपल्स में लिखा जाए तो क्वांटाइजेशन है। ठीक है, तो ये चीज आपने देखी थी। इसको थोड़ा सा और हम चेंज करके लिखते हैं। अगर हम mv को p लिख दें, p, और r को लिख दें इंटीग्रल dr, तो इसको लिख सकते हैं हम इस तरीके से pr इंटीग्रल dr, ठीक है, इज इक्वल्स टू pr नहीं, p इंटीग्रल dr इज इक्वल्स टू lh अपॉन 2y। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, बिल्कुल ऐसा ही हम कुछ लिखने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही लिखने वाले हैं, देखिएगा कैसा। देखिए, पहला आपका है r डॉट, ठीक, इसके करस्पॉन्डिंग भी आपका एक मोमेंटम होगा, रेडियल वेक्टर के करस्पॉन्डिंग। मान लीजिए उसके करस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम है वो pr है, ठीक है, और इस r फाई डॉट के करस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम है वो p फाई है। तो हम लिखना चाहते हैं क्वांटाइजेशन रूल्स, किसके लिए? सोमरफेल्ड मॉडल के लिए। ठीक, कैसे लिखेंगे? फॉर सोमरफेल्ड मॉडल क्वांटाइजेशन रूल्स आर क्या होंगे? क्लोज्ड इंटीग्रल पी आर डी आर इज इक्वल्स टू के आर एच। ठीक है, एक हम नया ले आते हैं आर एच। ठीक, और इसी तरीके से क्लोज्ड इंटीग्रल पी फाई डी फाई इज इक्वल्स टू, ये सब्स्टिट्यूट, के एच। ठीक है, देखिए कैसे लिखा, जिस तरीके से लिखा वो तो आपको समझ में आ गया। पी आर और पी फाई क्या है? ये मोमेंटम्स हैं, किसके अलाउंग? ये रेडियल वेक्टर के अलाउंग, और ये पी फाई किसके हैं? रेडियल वेक्टर के परपेंडिकुलर। ठीक है, आर क्या है? आर को आप बोलेंगे, जैसे कि ये एन था, एन यहाँ पे एक क्वांटम नंबर था, ऐसे ही आर एक क्वांटम नंबर है, जिसको आप क्या कहेंगे? आर एक रेडियल क्वांटम नंबर है। ठीक है, आर रेडियल क्वांटम नंबर है। ठीक, और के क्या है? के को आप एंगुलर क्वांटम नंबर कहते हैं। ठीक है, के को क्या कहेंगे? एंगुलर, क्योंकि एंगुलर पार्ट से जुड़ा हुआ है, तो के को क्या कहेंगे? एंगुलर क्वांटम नंबर। तो दीज आर टू क्वांटाइजेशन रूल्स। ठीक है, कि यहां पर क्या था? यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक एंगुलर मोमेंटम था, तो वो क्वांटाइज था। यहां दो टाइप के एंगुलर मोमेंटम्स हैं, तो ये दोनों क्वांटाइज होंगे। ठीक है, ठीक है, दैट इज बोथ द रेडियल एंगुलर मोमेंटम एंड द एंगुलर मोमेंटम perpendicular to radial vector will be quantized। ठीक है, ये क्वांटाइज्ड होंगे। ठीक है, ये आपका क्वांटाइजेशन रूल है। ठीक, अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं? केपलर्स का सेकेंड लॉ याद कीजिए। केपलर का सेकेंड लॉ जो है वो क्या कहता है कि अगर प्लैनेट मोशन कर रहा है ऑर्बिट में, तो क्या होगा कि वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करेगा। ठीक है, यानी कि उसका जो ये p5 वाला होता है, p5 वाला जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, कांस्टेंट होता है। तो अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नाउ अकॉर्डिंग टू केपलर्स सेकेंड लॉ, क्या लिख सकते हैं? द एंगुलर मोमेंटम p5 is
ठीक है। एंगुलर मोमेंटम जो आपका होगा p5 ये कांस्टेंट होगा, ठीक है, p5 कांस्टेंट होगा। अब देखिए अगर p5 कांस्टेंट है तो आप कुछ और कहानियां कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं। यहां पर p5 कांस्टेंट हो गया, सो वी कैन राइट p5 इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल p5 d5 इज इक्वल्स टू p5 क्लोज इंटीग्रल d5, क्योंकि p5 कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखिए ये d5 कहां से कहां तक वेरी करेगा, क्लोज्ड इंटीग्रल है यानी कि पूरे के पूरे एलिप्स में आपको इंटीग्रेट करना है। अगर एलिप्स में इंटीग्रेट कीजिएगा तो 5 वेरी करेगा 0 से 360 एक रोटेशन के लिए। तो आप लिख सकते हैं इसको p5 0 to 2 पाई d5, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, d5 है तो 2 पाई आ जाएगा, यानी कि ये चीज जो आपकी हो गई वो हो गई p5 इंटू 2 पाई, ठीक है, इज इक्वल्स टू p5 इंटू 2 पाई, ठीक। सिंस आप जानते हैं कि क्लोज इंटीग्रल p5 d5 किसके बराबर है, kh के बराबर है, तो ये हो जाएगा kh। इसलिए अब इसका वैल्यू क्या है p5 इंटू 2 पाई, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं p5 इक्वल्स टू kh अपॉन 2 पाई, ठीक है, kh अपॉन 2 पाई। जैसे कि आपने एंगुलर मोमेंटम L लिखा था वो था nh अपॉन 2 पाई, उसी तरीके से आपका p5 आ गया kh अपॉन 2 पाई, ठीक। एक चीज तो आराम से सॉल्व हो गई, ठीक है, ये आसानी से सॉल्व हो गई। क्यों, क्योंकि आपने केपलर सेकेंड लॉ का इस्तेमाल कर लिया कि p5 जो है वो कांस्टेंट होगा, ठीक। अब हम देखते हैं कि pr के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। उससे पहले मुझे ये सब मिटाना होगा, और मिटाने के लिए आपको ये सब नोट करना होगा, ठीक है। तो आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं।